Assalamu alaikum. Welcome to C++ lecture series, and today our topic is memory concepts. तो मेमोरी से मुराद क्या है कि जो वेरिएबल्स हैं वो मेमोरी में कैसे स्टोर होते हैं और उनमें एडिटिंग कैसे होती है, इस चीज़ को हम देखेंगे। तो सबसे पहले हम थोड़ा वेरिएबल के बारे में जानते हैं कि ईच वेरिएबल हैज़ अ नेम, टाइप, साइज एंड इट्स वैल्यू। नेम के बारे में हमने पढ़ा कि हम उसके अंदर अपर केस लेटर, लोअर केस लेटर विद न्यूमेरिक वैल्यूज़ सारी चीज़ें हम इसमें ऐड कर सकते हैं। लेकिन क्या है कि एक रूल हमें याद रखना है कि वेरिएबल का नेम जो है वो डिजिट से स्टार्ट नहीं हो सकता। डिजिट उसके आगे तो नाम में शामिल हो सकते हैं, लेकिन जो फर्स्ट लेटर है, जो फर्स्ट करेक्टर है, इट शुड बी अल्फ़ाबेट। टाइप जो है, अभी तक हमने वेरिएबल की एक ही टाइप पढ़ी है विच इज़ इंट। इसके अलावा बाकी टाइप्स भी होती हैं विच इज़ डबल, फ्लोट, करेक्टर वेरिएबल भी होता है जिसके अंदर हम अल्फ़ाबेट्स को यूज़ करते हैं। तो ये हम जैसे जैसे आगे चलते जाएंगे उसमें हमें मज़ीद टाइप्स का पता चलता जाएगा। बल्कि एक टाइप का क्वेश्चन भी आया था कि जो पिछले हमने लेक्चर्स किए हैं प्रैक्टिकल के, उस पर कुछ बच्चों ने ये क्वेश्चन रखा हुआ था कि जी अगर हम बहुत बड़ी वैल्यू लिखते हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल एक मिनट आपको से 999 एंड 9 मतलब कह लें अप टू 12 जो डिजिट्स हैं वो हमारे 9 के ही हैं, तो ये हमारा एरर आ जाता है। द रीज़न इज़ दिस कि वो साइज़ की वजह से आता है। ठीक है, अब साइज़ क्या है? साइज़ तो ये है कि बैक एंड पे कंप्यूटर से कितनी मेमोरी देता है नंबर को स्टोर करने के लिए। यूजुअली जो है वो 32 बिट्स होते हैं, लेकिन बाज़ औक़ात हम 64 बिट मेमोरी भी डिज़ाइन करवाते हैं। तो जो एरर आता था वो इस वजह से आता था कि इतना बड़ा नंबर जो है वो इस मेमोरी में पीछे स्टोर नहीं हो सकता, तो वी हैव टू इन्हांस इट्स मेमोरी। तो इसलिए इंट की वजह से हमारा ये मसला आ रहा था। तो आप इंट की बजाय, अगर आप इतनी बड़ी इनपुट देनी है तो इंट की बजाय आप कोड यूज़ कर लें डबल। चलें, अभी हमने बेशक ये जो टाइप है नहीं पढ़ी, लेकिन आप जो ऐसे यूज़ कर लें तो आपकी प्रॉब्लम जो है वो सॉल्व हो जाएगी। वो क्या करता है कि वो उसी डेसिमल नंबर को या सिंपल इंटीजर को 64 बिट मेमोरी असाइन कर देता है, तो जिसकी वजह से उसकी ज़्यादा रेंज जो है वो बढ़ जाती है और आप इतना बड़ा नंबर भी इसमें स्टोर कर सकते हैं। अगर डबल से भी प्रॉब्लम हल ना हो तो फिर 2 दफ़ा आप डबल डबल लिख लें, तो वो इससे आगे नेक्स्ट मेमोरी 64 + 64 128 इसको असाइन कर देगा। होप सो आपका सिंगल डबल से ही काम चल जाएगा। तो ये चलें, लेक्चर के साथ साथ जो पिछले क्वेश्चन हैं उनके भी आंसरिंग होगी। लास्ट थिंग इज़ वैल्यू, जो हम उसे वैल्यू असाइन करते हैं। अब वैल्यू को हम असाइन करने के डिफरेंट स्टाइल हैं। बेसिकली हमने 2 ही पढ़े हैं अभी तक। द फर्स्ट इज़ प्री डिफाइंड, यानी कि हम प्रोग्राम को जब लिख रहे होते हैं तो उसके अंदर हम पहले ही जब वेरिएबल के टाइप को डिफाइन करते हैं तो उसकी वैल्यू भी लिख देते हैं कि इंट मेन इज इक्वल नंबर 1 इज इक्वल टू 4, नंबर 2 इज इक्वल टू 3, यानी कि हमने शुरू में डिज़ाइन कर दिया। और सेकंड वे क्या होता है कि आप ड्यूरिंग एग्जीक्यूशन यूज़र से भी इनपुट ले सकते हैं। तो ये दोनों स्टाइल हमने पढ़ लिए हैं। होप सो इन दोनों की आपको समझ आ गई होगी। आप चलते हैं कि जो असल चीज़ है कि वेरिएबल कैसे वैल्यू को स्टोर करता है, या बैक एंड पे कंप्यूटर कैसे मेमोरी वेरिएबल्स की स्टोर करवाता है। तो सबसे पहले से मैं क्लिक कर लेता हूँ। सो अगेन, तो एक्चुअल में क्या है कि जो वेरिएबल का नाम है नेम, जैसे हम कहते हैं नंबर 1, तो इट इज़ अ नंबर 1। तो ये असल में क्या है कि कंप्यूटर जो है बैक एंड पे वेरिएबल का इस नाम से एक लोकेशन बना लेता है, मेमोरी में एक लोकेशन असाइन कर देता है। जैसे मैंने ये बॉक्स रखा है नंबर 1 का, तो लेट्स से कि कंप्यूटर की मेमोरी में एक बॉक्स बन गया है जिसके अंदर नंबर 1 है। अगर मैं इसके अंदर वैल्यू दूंगा से 16, तो वो इस डब्बे के अंदर जो नंबर 1 का है उसको वैल्यू 16 असाइन कर देगा, एंड सो ऑन। और जब भी उसे कभी दोबारा ज़रूरत पड़ेगी, जैसे हम आगे कोई कैलकुलेशन या फार्मूलेशन में यूज़ कर रहे हैं नंबर 1 × नंबर 2,
तो बैक एंड में नंबर 1 को कॉल इसी मेमोरी से करेगा और जो इसकी वैल्यू इधर लिखी होगी 16 वो इसको पिक करके यूज़ कर लेगा। अब बात ये आती है कि नंबर 1 चूँकि एक वेरिएबल है, तो अगर मैं इसको बाद में दोबारा कोई नंबर असाइन कर दूं या इनपुट दे दूं, जैसे मैं लिख देता हूँ जी नंबर 1 को वैल्यू दे दूँ 32, ठीक है। ये मैंने ड्यूरिंग प्रोग्राम पहले नंबर 1 की वैल्यू 16 असाइन की थी, फिर नीचे जाकर मुझे आया नहीं नंबर 1 की वैल्यू को 32 लिख दो। तो ये क्या होगा, कंप्यूटर दोबारा जाएगा उसकी लोकेशन पे, जो पहले वैल्यू स्टोर हुई है उसको कर देगा डिलीट एंड देन न्यू वैल्यू जो है इसके अंदर 32 पुट कर देगा। इसी तरह अगर आप नेक्स्ट लाइन में जाकर दोबारा नंबर 1 को कुछ और वैल्यू असाइन करवा देते हैं, विच इज़ से वेरिएबल a मल्टीप्लाई बाय 3, a की वैल्यू है हमारे पास 5, फॉर एग्जांपल मैंने 5 स्टोर की है तो इट इज़ 15। तो क्या होगा, जब नेक्स्ट लाइंस में जाकर दोबारा ये वाली लाइन एग्जीक्यूट होगी, कंप्यूटर दोबारा बैक एंड में मेमोरी में जाएगा, 32 को क्रॉस करेगा एंड उसकी जगह पर 15 लिख देगा। इसलिए जब भी वेरिएबल का नाम लिखा जाता है तो बड़ी काइंडली गौर से एहतियात से लिखना चाहिए प्रोग्राम में, क्योंकि हो सकता है आप नंबर 2 लिखना चाह रहे हैं और वो नंबर 1 लिखा जाए तो बैक एंड में नंबर 1 की वैल्यू चेंज हो जाएगी और ये वाला एरर हमें पता भी नहीं चलेगा, जो कि कंप्यूटर के लिहाज से तो ये ठीक है। सो इस प्रॉब्लम का भी एक सोल्यूशन होना चाहिए और विल सी, बल्कि इस चीज़ को अगर हम प्रैक्टिकली कर लें तो ये इट इज़ फार मोर गुड। तो लेट्स गो फॉर डेव C++। ठीक है, मैंने एक प्रोग्राम बनाया हुआ जिसके अंदर 2 नंबर्स को पहले हमने डिफ़ाइन किया हुआ है। हेयर नंबर 1 इज़ इक्वल टू 5, नंबर 2 इज़ इक्वल 6। मैंने इसका प्रिंट आउट लिया हुआ है। यहाँ पर मैंने वो ज़रा सी आउट का एक जो ब्लॉक स्टाइल है उसको यूज़ किया और आपको यहाँ पर लाइंस भी नज़र आ रही होंगी, ये वाली एक लाइन, और यहाँ पर मैंने एंडल यूज़ किया हुआ है। तो बेशक आप \n लिखें या एंडल लिखें, दोनों से क्या होगा, नंबर जो कर्सर है वो नेक्स्ट लाइन पे शिफ्ट हो जाएगा। एंडल का फ़ायदा एक और में भी मैंने आपको बताया हुआ कि ये जो है जो वेरिएबल की वैल्यू है उसी लाइन में आउटपुट के लिए शो करता है, उसको फोर्स करता है कि भाई आप आउटपुट में शो करें। ओके, बाद में मैंने प्रोग्राम में लिख दिया सी आउट एंटर द फर्स्ट नंबर। मैंने फिर दोबारा ये चेक आपको करवाने के लिए कि अगर हम दोबारा नंबर 1 को वैल्यू असाइन करेंगे तो क्या उसकी वैल्यू चेंज होती है, एरर आता है, क्या सीन होता है, तो इसको हम चेक कर लेते हैं। हमारे मुताबिक जब भी हमने पढ़ा कि नंबर 1 की वैल्यू चेंज हो जाएगी और उसके बाद फिर मैंने दोबारा दोनों की आउटपुट ले लिया। तो लेट्स कंपाइल एंड रन। ओके, इट विल टेक अ लिटिल टाइम। सो दिस इज़ इट। तो यहाँ पर क्या है कि नंबर 1 की वैल्यू पहले 5 असाइन की है और नंबर 2 की वैल्यू 6 एंड वी अगेन गो फॉर से 9। मैं एंटर कर देता हूँ। तो देखिए कंप्यूटर ने क्या किया, बैक एंड में मेमोरी में चूँकि हमने नंबर 1 की वैल्यू को चेंज कर दिया, नई इनपुट दे दी, तो उसने सिंपल क्या कहा, पीछे जाके मेमोरी को रेज किया और न्यू 1 को पुट कर दिया। इस तरह आप लाख दफ़ा भी लिखेंगे तो लाख दफ़ा कंप्यूटर जो है उसको पीछे बैक एंड पे एडिटिंग करता जाएगा और जो लेटेस्ट वैल्यू होगी सिर्फ उसी को स्टोर रखेगा। सो दिस प्रोसेस इज़ अ डिस्ट्रक्टिव वन, कि वो पिछली वैल्यूज़ को डिस्ट्रॉय कर देता है और न्यू वैल्यूज़ को स्टोर कर देता है। आमतौर पर हम एक वेरिएबल को न्यू वैल्यूज़ नहीं देते, बल्कि हम न्यू वेरिएबल जनरेट कर लेते हैं। लेकिन ये सारी जो डिस्कशन है ये इसलिए की जा रही है कि अगर गलती से आपने यहाँ पर फॉर एग्ज़ाम्पल नंबर 3 लिखना था, नई वेरिएबल की इनपुट लेनी थी, लेकिन आपने लिख दिया नंबर 1, तो उससे फिर क्या रिज़ल्ट आएगा, वो ये वाला रिज़ल्ट आ जाएगा कि नंबर 1 की वैल्यू जो है वो पीछे बैक एंड पे चेंज हो जाएगी। और लेट्स से आपने नंबर 1 की बेस पे आगे कैलकुलेशंस की हुई हैं, वो तो सारी ख़राब हो जाएंगी। इसलिए इस चीज़ का आप ध्यान रखें। बल्कि एक रूल जो है नेक्स्ट ये भी है कि ये तो सिर्फ 2 वेरिएबल्स हैं, हमें याद रह जाएगा, लेकिन व्हाट अबाउट इफ़ वी आर यूजिंग 100+ वेरिएबल्स। कुछ वेरिएबल्स चेंज होंगे और कुछ वेरिएबल्स की वैल्यूज़ हम फिक्स सकते हैं, जैसे कॉन्स्टेंट्स होते हैं। जी की वैल्यू है फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ, जी इज़ 9.18। अब ये वाली वैल्यू कभी भी चेंज नहीं होनी चाहिए गलती से भी, क्योंकि नंबर 1 और नंबर 2 तो वेरिएबल्स हैं, जी एक कांस्टेंट है और जी की वैल्यू अगर चेंज होगी तो फिर मसला।
अब बजाय कि हम हर दफ़ा याद रखें कि भाई जी की वैल्यू जो है ना वो कांस्टेंट रहनी चाहिए, उसको चेंज नहीं करना चाहिए, तो सी प्लस प्लस में हमारे पास एक बहुत अच्छी कमांड है। वो ये है कि अगर आपने जो सा वेरिएबल जिसको आप फिक्स रखना चाहते हैं, जिसकी वैल्यू कभी भी चेंज ना हो, और अगर चेंज होने से आपका प्रोग्राम ख़राब हो जाता है तो उसका एरर आ जाना चाहिए, तो उससे पहले आप लिख दें कांस्टेंट। और यहाँ पर देखें, ये जो हम अक्सर बात करते हैं कि जो ये IDE है ये हमें फ़ायदा देता है, वो ये है कि देखें कमांड जैसे ही मैंने लिखी शार्ट कोड तो इट इज़ वो थोड़ा सा बोल्ड हो गया, इट इज़ बोल्ड। बजाय ये कि मैं अगर पूरा लिखता कांस्टेंट तो ये देखें फ़र्क आ गया कि ये बोल्ड नहीं हुआ। दैट मीन ये कोई शॉर्ट कोड जो है जो प्री डिफाइंड है सी प्लस प्लस के अंदर वो वाला यूज़ हमने नहीं किया, इससे हमारी गलती आ जाएगी। जबकि अगर मैंने इस तरह किया है तो ये सारा बोल्ड हो गया। जैसे ऊपर यूजिंग नेम स्पेस यूज़ किया, ये बैक एंड पे एक स्पेशल कोड है वो बोल्ड हो गया। तो इस तरह भी हमें ये अब हमें पहले ही पता चल गया अगर मैं कांस्टेंट नहीं लिखूँगा पूरा, अगर पूरा लिखूँगा तो दैट मीन इट विल कॉज एरर। अब ये देखते हैं कि जो मैंने कांस्टेंट जी लिखा है इससे हमें क्या फ़र्क पड़ रहा है। और एक और बात है कि जब भी आपने कांस्टेंट्स को डिक्लेयर करना है तो ये एक ही लाइन में लिखने की ज़रूरत नहीं है, वरना वो थोड़ा सा आपको एरर दे देगा। जैसे मैं आपको रन करके दिखाता हूँ, तो इट इज़ अनक्वालिफाइड ID बिफोर कांस्टेंट। तो इसलिए जब भी आपने कांस्टेंट्स को डिक्लेयर करना है तो उन्हें अलहदा से लिखें, इंट कांस्टेंट g इज़ इक्वल टू 9.8। अब जो है वो वेरिएबल उस तरह जो है मसला नहीं करेगा। तो अब यहाँ पर जो है हम साथ एक आउटपुट पे लिख लेते हैं वेरिएबल g की, ताकि हमें इसकी वैल्यू भी शो हो। तो दैट विल बी g इज़ इक्वल टू and legend operator g again and इसको थोड़ा सा फॉर्मेटिंग कर लेते हैं ताकि वो एक स्टाइल में रहे। ओके, तो लेट्स ट्राई टू चेंज द वैल्यू ऑफ g। तो एंटर द g नंबर वैल्यू या g वैल्यू कह लें। यहाँ पर मैंने वेरिएबल का नेम g कर दिया है। लेट्स सी अब एरर आता है कि नहीं आता है। पहले तो जब हमने नंबर 1 के लिए किया था तो वो तो नहीं हुआ सीन, वो सिंपल रन हो गया था, उसने वेरिएबल की वैल्यू चेंज कर दी थी। लेकिन अब मैंने यहाँ पर कांस्टेंट लिखी थी तो देखें कितने ज़्यादा एरर्स आ गए, लाइन ही लगी पूरी एरर्स की। तो ये यहाँ पर क्या आ गया कि भाईजान जी की वैल्यू जो है वो आपने पहले कांस्टेंट डिक्लेयर की थी। तो यहाँ पर देखें ना, ये 15 लाइन का जो एरर आया हुआ है हमारे पास कि एम्बिगुअस ओवरलोड फॉर ऑपरेटर। एंड लास्ट वन देखें कांस्टेंट इंट। जब आपने कांस्टेंट इंट यूज़ किया हुआ जी के साथ तो फिर आप उसकी वैल्यू को इनपुट नहीं कर सकते, तो ये एरर आ गया। या लेट्स से हम यहाँ पर इसको सीन नहीं करते, इसकी वैल्यू को वैसे कोई असाइनमेंट कर देते हैं। लेट्स से जी इज़ इक्वल टू नंबर 1 स्टैटिक 6। तो क्या अब भी एरर आना चाहिए? थ्योरेटिकली तो आना चाहिए। लेट्स प्रैक्टिकली डू इट एंड सी। ओके, तो यहाँ पर क्या किया कि इसमें लिखा हुआ असाइनमेंट ऑफ रीड ऑनली वेरिएबल। रीड ऑनली वेरिएबल का मतलब है कि सिर्फ जी की वैल्यू को हम यूज़ कर सकते हैं, इसको चेंज नहीं कर सकते। जैसे आपके डॉक्यूमेंट्स होते हैं रीड ऑनली डॉक्यूमेंट्स, ठीक है, तो ये वही चीज़ आ गई। तो मतलब जिस तरीके से भी आप आइदर इनपुट या असाइनमेंट जी की वैल्यू को चेंज करने की कोशिश करें कांस्टेंट की वैल्यू को, वो आपको एरर बता देगा। अब एक और जो जहन में क्वेश्चन पैदा होता है कि क्या कांस्टेंट की वैल्यू को शुरू में डिक्लेयर करना ज़रूरी है? जैसे हम दूसरे वेरिएबल की वैल्यूज़ को बाद में इनपुट ले सकते हैं, तो क्या हम जी की वैल्यू को भी इनपुट ले सकते हैं या उसे असाइनमेंट करवा सकते हैं? लेट्स वॉच। आई थिंक इसमें एरर आना चाहिए, क्योंकि जो भी इनिशियल कांस्टेंट हमने जब कोई वैल्यू रखनी है तो फिर हमने उसको इंटीजर को शुरू में ही बताना है कि भाईजान दिस इज़ द वैल्यू। तो यहाँ देखें अनइनिशियलाइज्ड कांस्टेंट जी, और साथ फिर अगली ये वाली जो उसने एरर दे दी है 16 पे, तो ये लिखा हुआ है रीड ऑनली वेरिएबल। तो इसलिए यहाँ पर क्या रूल हुआ कि अगर आपने कोई कांस्टेंट वैल्यू यूज़ करनी है तो उसको उधर ही साथ ही असाइन
करना पड़ेगा और उसे हमेशा नेक्स्ट लाइन में अलहदा से करें और जो सिंपल इंटीजर्स हैं उनको अलहदा से करें। या फिर अगर आपने करना ही है तो आप पहले कांस्टेंट को डिक्लेयर करें एंड देन नंबर 1 इज इक्वल टू 5, इस तरह आप डिक्लेयर कर लें, ये भी सही रहेगा। नंबर 2 इज इक्वल टू 6। ऐसे कोशिश करें कि वेरिएबल्स और कांस्टेंट को अलहदा डिक्लेयर करें। मैं तो जैसे एक एक्सपेरिमेंट कर रहा हूँ कि इसमें कोई मसला तो नहीं होता। ओ मैंने यहाँ पर टर्मिनेशन लगा दी, देयर शुड बी कॉमा। ओके, जी की वैल्यू को मैंने असाइन किया हुआ है इधर, इसको मैं कमेंट कर देता हूँ। अब चलते हैं, आई थिंक अभी रन हो जाएगा, इसमें कोई मसला नहीं आएगा। तो दिस इज़ इट, नंबर 1 5 6, अगेन नंबर 1 5 6 एंड सो। अब ये क्वेश्चन रह गया कि यहाँ पर मैंने इन कांस्टेंट लिखा है तो क्या तीनों नंबर ही कांस्टेंट हो गए? इसको ज़रा चेक कर लेते हैं। और ये देखें, मैंने इस लाइन को उधर टिक किया था तो ये हाईलाइट होगी। तो आप कोई भी नंबर है उसको हाईलाइट इधर लाइन के ज़रिए टिक करके कर सकते हैं। तो हम इधर एक दोबारा इनपुट ले लेते हैं। मेरे ख्याल से ज़्यादातर जो ये वैल्यू है ये इंट ही रहनी चाहिए, लेकिन मे भी ये वो बन गई हो कांस्टेंट। तो इसलिए जो भी जहन में सवाल पैदा हो उसको ट्राई करके देख लें, आपको आंसर पता चल जाएगा। तो देखा, दिस वन इज़ नंबर 1 कांस्टेंट इंटीजर। तो आप इंट और कांस्टेंट्स नहीं डिफाइन कर सकते हैं, इट विल बी एरर। तो जो पहले तरीका था, इधर से आप उठाओ और जो इंटीजर वेरिएबल्स हैं उनको सिंपल वालों को अलहदा डिफाइन करें और कांस्टेंट वालों को अलहदा, वरना गड़बड़ हो जाएगी। तो ये पॉइंट भी हमारा क्लियर हो गया। थैंक यू वेरी मच। इस सिलसिले में अगर कोई मज़ीद क्वेश्चन पैदा होता है आपके दिमाग में तो यू कैन ट्राई आउट। जैसे मैंने आपके सामने सारे ऑपरेशंस जो अप्लाई किए हैं, जो मेरे दिमाग में आती कि कम्बिनेशन मैंने ट्राई करता गया, बेशक वो प्रैक्टिकल नहीं भी थी, लेकिन सिर्फ क्या एक चीज़ समझाने के लिए। इस तरह आप लोग खुद भी ट्राई कर सकते हैं, डायरेक्ट C++ से रिजल्ट ले सकते हैं, नो प्रॉब्लम। लेकिन स्टिल अगर आपको किसी में कन्फ्यूजन हो रही है आप मुझसे भी पूछ सकते हैं या कमेंट में। ज़्यादातर बेहतर यह है कि आप कमेंट्स कर दें ताकि सबका फ़ायदा हो जाए। और अगर किसी को सोल्यूशन पता है तो वो उसको आंसर भी दे ले, इट्स फाइन, नो प्रॉब्लम। थैंक यू वेरी मच।